हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। एक्चुअली जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं, 2 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। उन दोनों चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। पीपीसी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इस टाइम नहीं पूछा जाएगा बिकॉज सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। सो उसके अकॉर्डिंग पीपीसी का जो एंड पोर्शन है उसको हम नहीं करेंगे बिकॉज उसके बारे में डिटेल स्टडी करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। देन आफ्टर दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके बुक में गिवन है, 2 चैप्टर्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। थोड़ा सा वो चैप्टर लेंदी है और थोड़ा टॉपिक आपको ऐसा लगेगा थोड़ा डिफरेंट है। सो इसीलिए आज हम पहले वो टॉपिक करते हैं जो हमें ईजी लगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपकी बुक में आफ्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गिवन है। सो इस चैप्टर के हम 2 कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड which includes demand and quantity demanded. It means demand का meaning क्या है, what is the meaning of demand and what is quantity demanded and what is the difference between these two terms, इनके बीच में क्या difference है। Second thing is related with the demand schedule, जो आप demand के basis पे create करते हैं, बनाते हैं, tables जो हम बनाते हैं। तो demand schedule में आप 2 तरह के schedules बनाते हैं। फर्स्ट होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो एक सिंगल कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। सेकंड होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो कंप्लीट मार्केट के पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन्हीं दोनों के बेसिस पे उस शेड्यूल की हेल्प से, उस टेबल की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करेंगे फिर कर्व्स में, उसे हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। तो मैंने दोनों टॉपिक्स यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं। पहले हम बनाएंगे डिमांड शेड्यूल्स, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का। देन आफ्टर दैट उस शेड्यूल की हेल्प से हम बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडिविजुअल डिमांड है, एक पर्सनली एक कंज्यूमर किन किन चीज़ों को माइंड में रखता है जब वो डिमांड के बारे में जा रहा है या मार्केट में जाता है और ये प्लान करता है क्या परचेज करना है और क्या नहीं करना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके डिमांड को। सेकेंडली हम इसमें पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड शेड्यूल या एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बजाय जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड की बात करते हैं तो कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें ऐड हो जाते हैं। मीन्स 2 तरह का डिवीजन हम पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल के डिमांड को क्या चीज़ अफेक्ट करती है और मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, जिनके बेसिस पे वो फाइनली डिसाइड की जाती है। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक विद द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। एक्चुअली डिमांड जो है वो एक टर्म है जो रिलेट करती है डिजायर वर्ड से। अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज आती है डिजायर। डिमांड का मतलब क्या है, जो चीजें आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, इट मीन्स वो क्या है, आपकी डिजायर है। तो डिमांड मीन्स डिजायर। सो किसी भी एक कमोडिटी को परचेज करने की डिजायर होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। देन अब डिजायर तो है बट उसे परचेज करने के लिए क्या चाहिए, मनी, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स डिजायर के साथ साथ क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज को परचेज कर सको। और एट लास्ट आप परचेज भी कर सकते हो, आप परचेज करना भी चाहते हो, बट फाइनली आप विलिंग हो परचेज करने के लिए। इट मीन्स अगर आपको चीज पसंद है, आपकी डिजायर है, आप खरीदना चाहते हो, आपके पास मनी भी है, सोर्स भी है परचेज करने का, बट आप विलिंग नहीं हो कि इतने पैसे मैं उस चीज पे खर्च कर दूं, तो आप उसको डिमांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स इन तीनों चीजों का कलेक्टिवली सेम टाइम पे आपके पास होना रिक्वायर्ड है, तभी आपकी कोई भी एक आइडिया माइंड का जो है वो डिमांड में कन्वर्ट होगा। सो इस टर्म के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, डिमांड फॉर a commodity is a desire. It means किसी भी commodity के लिए जो डिमांड है, डिमांड फॉर अ commodity, that is the desire to buy, sorry, that is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power
2 पॉइंट्स हमारे आगे, डिजायर होनी चाहिए और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, आप विलिंग हो उस पर खर्च करने के लिए। सो हम इसे एंड कर देंगे, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। अभी डेफिनेशन क्या क्लियर करती है, डिमांड का मीनिंग क्या है, एक कमोडिटी को आप परचेज करना चाहते हो, इट मींस आपके मन में डिजायर है कि मैं ये चीज खरीदूं। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर, वो एक डिजायर होती है। टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद, उसके साथ आपको क्या चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, कि आपके पास मनी रिसोर्स इतना हो कि आप उस चीज को परचेज कर सकते हो। एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप चाहते हो कि इतना पैसा आप उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए स्पेंड कर दो, आप विलिंग हो कि मैं खर्च कर दूं। तो उन चीजों का एडिशन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, दैट इज योर डिमांड। सो डिमांड का मीनिंग क्या हो गया, जिस केस में आप इन सारी चीजों को कलेक्टिवली एक साथ देखते हो तो वो डिमांड का पार्ट बन जाती है। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड है इसकी 2 पोर्शंस हैं, फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सेकंड वन इज क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिफरेंस क्या होगा डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में, डिमांड अभी हमने देखा, इसका मीनिंग क्या है, हम एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि आप डिमांड को मेंशन कैसे करोगे, कैसे हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के एक्स गुड है हमारे पास कोई, उसका प्राइस और उसी की क्वांटिटी अगर हम परचेज करते हैं, सो एक ही गुड की क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस, अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है 1 2 3 4, इट मीन्स आपका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज, वो बढ़ता जा रहा है। सो सेम टाइम पे क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब चीज़ों का प्राइस कम होता है तो जनरली एक कस्टमर उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करता है, और जब चीज़ों का प्राइस ज़्यादा होता है तो वो उस प्रोडक्ट को कम परचेज करता है। तो इसी केस में जब प्राइस कम है तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा आप डिमांड को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। क्लियर? तो ये एक कंसेप्ट है, इसी के बेसिस पे हम डिमांड को देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। सो डिमांड रेफर्स टू, डिमांड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, मतलब जो प्राइसेस आपको गिवन होंगे उनके अकॉर्डिंग आप कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज को खरीदने के लिए आप रेडी हो जाओगे। इट मींस डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, टू different possible quantities of a commodity। इट मीन्स आप कितनी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को किसी भी एक कमोडिटी की परचेज करने के लिए रेडी हो। सो इसे हम कैसे मेंशन कर देंगे, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, that the consumer is ready to buy at the different possible prices, at the different possible prices। इट मीन्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को एक कंज्यूमर रेडी है परचेज करने के लिए गिवन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में। अब अगर इस शेड्यूल को हम देखते हैं इसके साथ कंपेयर करके, तो एक कंज्यूमर जब 1 रुपये प्राइस है तो कितना परचेज करने के लिए रेडी है, 4। अगर प्राइस इंक्रीज होता है 2 पे तो कितना परचेज करेगा, 3। इट मीन्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांड। तो हर एक केस में क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज जब डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं तो हर लेवल पे कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करने के लिए एग्री होगा। क्लियर? तो जब आप इस केस को देखते हो तो दिस इज नोन एज डिमांड। अब आता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या चीज है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस और उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने परचेज कर लिया किसी भी क्वांटिटी का, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में तो ओवरऑल शेड्यूल आप दिखा रहे हो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं और डिफरेंट पॉसिबल
आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। बट इस केस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। इस केस में डिफरेंस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। प्राइस अगर 2 है तो हम 4 परचेज कर रहे हैं, ये हमने चूज कर लिया। तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने के लिए आप एग्री हुए, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ओवरऑल देख रहे थे कि कितने पॉसिबल क्वांटिटीज कितनी पॉसिबल प्राइसेस के अगेंस्ट परचेज की जाएंगी। बट यहाँ जो आपने फाइनली चूज कर लिया, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक quantity demanded or we can say purchased quantity to be purchased against a specific price of the commodity। अब इसमें डिफरेंस आपको इससे क्लियर हो गया होगा। डिमांड के केस में हमने क्या देखा, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। और क्वांटिटी डिमांडेड के केस में हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड अगेंस्ट द स्पेसिफिक गिवन प्राइस, कि ये प्राइस था और हमने इतना परचेज कर लिया। बिकॉज जब भी आप मार्केट जाओगे तो आपको बहुत सारे प्राइसेस एक साथ नहीं मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर गुड का आपको एक ही स्पेसिफिक प्राइस मिलेगा। तो उस प्राइस पे आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने के लिए उस टाइम पे विलिंग हो विद परचेजिंग पावर, दैट इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। सो आई थिंक इनमें डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, जिसमें हमने ये देखा डिमांड का मीनिंग क्या है और कैसे डिमांड डिफरेंट है क्वांटिटी डिमांडेड से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिमांड शेड्यूल पे। डिमांड शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व्स जो हम बनाएंगे। सो सबसे पहले आता है हमारे पास डिमांड शेड्यूल। कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, इसे याद रखिए आप टेबल से, कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हम डिमांड का टेबल बना रहे हैं। एक ऐसा टेबल जो हमें डिफरेंट क्वांटिटीज एक कमोडिटी की जो हम परचेज करने वाले हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, उनको शो करता है, दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। जो अभी मैंने आपको बताया था वो टेबल इसी का ही टेबल था एक तरीके से। सबसे पहले देखते हैं डिमांड शेड्यूल कितने तरह का होता है। फर्स्ट इसमें आपके पास आएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे ही इंडिविजुअल वर्ड आ गया, इट मीन्स एक सिंगल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। सो डिमांड शेड्यूल का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, द टेबल विच रिलेटिंग विद द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। जनरली एक टेबल जो ये शो करती है कि ये प्राइस है और ये डिमांड है, उसी को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे हम उसे कैसे कंसिडर करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। सो फर्स्ट हमारा आ जाएगा द डिमांड शेड्यूल is a table showing, ये एक टेबल है, ये क्या शो करता है, ये आपको डिफरेंट क्वांटिटीज शो करता है कमोडिटी की, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज को आप परचेज करोगे एंड टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। टू बी परचेज्ड अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज को शो कर रहा है एक कमोडिटी की जो आप खरीदने वाले हो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अगेंस्ट।
सो वो ओवरऑल जो बन जाएगा कंप्लीट टेबल, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं, और उसी को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन हम कॉमन कर देंगे। डिमांड शेड्यूल का मीनिंग ये होता है। अब इसी डिमांड शेड्यूल को हम दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक हम प्लान कर सकते हैं इंडिविजुअली, एक सिंगल कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। एक हम प्लान कर सकते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल को, जिसमें पूरे मार्केट की डिमांड एक साथ आपको कंसिडर करनी होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और जनरल डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस आएगा? इट मींस इस केस में हम सिर्फ क्या दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड्स को शो करेंगे। सो हम यहाँ पे गुड एक्स ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहाँ हम लिख लेते हैं क्वांटिटीज और इसे हम मेंशन कर देंगे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। कि आप किसी गुड को यहाँ पे ले रहे हो, एक्स गुड को, इसको हम रुपीज में, इसको यूनिट्स में मेजर करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे शो करते हैं। जनरली अगर हम बात करते हैं प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है। जैसे जनरली अगर हम देखें तो जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब आपका प्राइस कम होता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनवर्स। इसी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। किसी भी कंज्यूमर के माइंड में कोई चीज ज्यादा परचेज करने का तभी आता है जब उसे लगता है कि उसके प्राइसेस लो हो गए हैं। जैसे ही उस चीज के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, क्वांटिटी की डिमांड को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स इन दोनों के केसेस में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं। एक्सेप्शंस हर चीज की होती हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे आगे, बट मैक्सिमम एरियाज में ये चीजें एज इट इज फॉलो होती हैं। अब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं। अगर एक गुड का प्राइस, जो अभी हमने एक टेबल लिया था 2, 3 और 4, ये आपके प्राइसेस हैं, ये आप देख रहे हो ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी आपकी, डिक्रीज, क्योंकि चीजों के रेट बढ़ेंगे तो हम कम परचेज करेंगे। तो हमने उसको परचेज किया 4 जब प्राइस उसका 1 था, फिर हमने उसको कम कर दिया। सो ये हमारे पास क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, एट द प्राइस ऑफ, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू डिक्रीज। जब ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन प्राइस इज ₹1, at that time the consumer demands 4 units. When price rises to ₹4, 1 से 4 पे जब वो आ गया, the quantity demanded decreased to 1 per unit. अब वो किस पे पहुंच गया, 1 पे, because there is an inverse relationship between the own price of the commodity and the quantity demanded. क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। इसीलिए ये टेबल आपका हमेशा इसी तरीके से मेंटेन होगा। एक्सेप्शंस में हम टेबल नहीं बनाएंगे, ये जनरल कंसेप्ट है जिसमें हम अज्यूम भी करके चलते हैं कुछ चीजें, और एक्सेप्शंस को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो जनरली यही कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये तो हमने बना लिया एक सिंगल इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल। अब इसी डिमांड शेड्यूल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, या इसको हम कर्व बना देते हैं, इसका इसी डिमांड शेड्यूल को हम कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसको कैसे शो करेंगे। अब यहां हमने शेड्यूल लिया, इसको हम यहां पे क्या मेंशन कर देंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इस केस में क्या होगा, इसी टेबल को आप एक कर्व में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहले हम इसका कर्व बना लेते हैं, x, y और o। अब एक तरफ हमें क्या शो करना है, आप एक तरफ प्राइसेस दिखाएंगे, हम यहाँ क्वांटिटी डिमांड दिखा देते हैं, और ये हमारा शो कर रहा है प्राइसेस को, ओ एक्स एक्सिस। प्राइस की आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 4, तो प्राइसेस को आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे, और इस केस में आपकी आती है वैल्यू 4 तक। सेम यही आप यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में मेंशन करोगे। अब हम उसको कर्व प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब आपका प्राइस 1 है तो आपकी डिमांड कितनी है, 4। सो प्राइस आपका 1 है, डिमांड आपकी 4 है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिस केस में आपके प्राइसेस कितने थे, 1, और आपकी डिमांड हो गई 4।
अब सेकंड हम क्या करेंगे, जब आपका प्राइस इंक्रीज हुआ 2 पे तो डिमांड कम हो गई, कितनी हो गई 3। सो ये हमारा सेकंड कर्व हो गया। जब आपका प्राइस 2 है तो आपकी डिमांड होगी 3। नेक्स्ट आपकी डिमांड हो जाएगी 2 जब आपके प्राइसेस इंक्रीज हो गए 3 पे। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1, 4 एंड 1। सो इस वे में ये इंक्रीज होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डी कर्व, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डिमांड कर्व। सो इसी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड का आप टेबल प्लॉट करोगे, पहले से बनाओगे, उसके बाद उसे हम प्लॉट कर देंगे अपने ग्राफ में। सो ये आपका डी प्रिपेयर हो गया। ये इंडिविजुअल कर्व का है बिकॉज इसमें आप सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को मेंशन कर रहे हो। अब डिफरेंस क्या होगा, जब इसी कर्व को हम इंडिविजुअल की जगह मार्केट डिमांड कर्व में बनाएं, सो उस केस में क्या होगा, आपकी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उसका कर्व बनाएंगे। ये इसका सेकंड पोर्शन होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब सेम वही चीज यहां पे होगी, प्राइस ऑफ गुड एक्स। आपने कोई भी गुड ली, उसका हमने यहाँ प्राइस ले लिया। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट डिमांड शो करनी है, तो कंज्यूमर्स आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे रख लो कंज्यूमर ए, और फिर हम जब क्वांटिटी ले रहे हैं सेकंड एक्स गुड की ही, वो हम ले रहे हैं कंज्यूमर बी की से। आप कितने भी कंज्यूमर्स यहाँ मेंशन कर सकते हो, हम 2 की हेल्प से भी शो कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे ज्यादा भी ले सकते हो। मीन्स हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे अब यहाँ पे, तो कंज्यूमर्स टोटल पूरे इकोनॉमी में जितने भी हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल लिया। एंड में हम क्या कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी, मीन्स टोटल डिमांड, जिसे हम बोल देते हैं मार्केट डिमांड। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। अब इस टेबल को बनाते टाइम इसको हेडिंग आप दे देना मार्केट डिमांड शेड्यूल की, और ये टर्म्स हमें मेंशन करनी है। अब आप अपने प्राइसेस को दिखाओ इंक्रीज होते हुए, जो कि जनरल क्राइटेरिया है, 1 2 3 4 आपका प्राइस इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज होने पे कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, कम हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना है, 2 कंज्यूमर्स कभी भी सेम लेवल के डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि सभी कंज्यूमर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है, एक चीज के लिए उनकी नीड डिफरेंट होती है, और किसी भी चीज को चूज करना, परचेज ना करना या करना, वो उनके अलग अलग लेवल्स पर डिपेंड करता है। सो इसीलिए जो फर्स्ट स्टार्टिंग आपकी रहेगी 2 कंज्यूमर्स की, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, क्योंकि किन्हीं भी 2 कंज्यूमर्स की डिमांड एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, जनरली नहीं होती है। तो हम इसे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो हम इसे 5 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गई कंज्यूमर बी के डिमांड। अब आप क्या करोगे, इस टोटल डिमांड शेड्यूल को कन्वर्ट कर दो और इन डिमांड्स को ऐड कर दें। सो कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी, 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9, देन 7 5 एंड लास्ट वन इज 3। तो ये आपके पास क्या आ गई, मार्केट डिमांड शेड्यूल आ गया। अब इसी मार्केट डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, अपना ग्राफ बना देंगे। ये टेबल आप लोग मेंशन कर लेना साथ में, ताकि इसको आप देख सको ग्राफ को बनाते टाइम। मैं इसे रब कर रही हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। कॉमन डिमांड्स मैंने अब यहाँ से हटा दी हैं, मैं यहाँ पे प्राइसेस मेंशन कर देती हूँ। अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, ओ एक्स एक्सिस जहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे। अब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 9 तक, तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस लिख लेना। प्राइजेस हमारे वही हैं 4 1 2 3 एंड 4, ये हमारा प्राइस हो जाएगा। अब देखो, जब आपका प्राइस 1 है तो आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, टोटल इकोनॉमी कितना डिमांड कर रही है, 9। सो प्राइस 1 है और ये आ जाएगा आपका 9 तक। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस जब आपका 2 है और ये है 7। नेक्स्ट आ जाएगा प्राइस 3 और डिमांड आपकी हो गई 5।
और लास्ट वन इज 4 and 3. अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये हमारा बन जाएगा डी डी. सो इस केस में हम इसे क्या मेंशन कर देंगे, दिस इज मार्केट डिमांड कर्व. ये आपका हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, जहां पे आप टोटल मार्केट की डिमांड को एक साथ शो कर रहे हो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए. हो सकता है कंज्यूमर ए और बी, यहाँ पे हम सेम ही चीज की बात करें, दोनों ने किसको परचेज किया, एक्स गुड को, पर दोनों का डिमांड करने का लेवल डिफरेंट है. क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर ए को वो चीज़ थोड़ी कम पसंद हो और बी को ज़्यादा पसंद हो, तो हमने उनके ग्राफ्स को ऐड कर दिया. ओवरऑल इकोनॉमी की जब डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है तो सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को हम उसमें ऐड कर लेते हैं. हमने यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल है, इसको 4, 5 अप टू n कितना भी आप ले सकते हो. सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को हमने ऐड कर लिया और उसी डिमांड को आप गिवन रिस्पेक्टिव प्राइसेस के अगेंस्ट यहाँ पे प्लॉट कर दो. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब हमारे पास आती है इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी दोनों की. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब इस शेड्यूल में क्या चीज आ जाती है, दिस इज द टेबल शोइंग इज अ टेबल शोइंग different possible quantities. This is a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer or consumer in the market is ready to purchase. Buyer is ready to purchase in the market. It means किसी भी different possible price पे वो उन चीज़ों को परचेज करने के लिए रेडी है. आप इसे ऐड भी कर सकते हो आगे, इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितनी क्वांटिटीज खरीदने के लिए तैयार हो गए पर्टिकुलर कंज्यूमर. सो उसका जो टेबल हम शो करते हैं दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अगर इसी को आप कन्वर्ट करते हो मार्केट डिमांड में तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different possible quantities of the commodities which all buyers are ready to purchase at different possible prices at a point of time. जितने ही पॉसिबल प्राइसेस यहाँ गिवन है उन पे वो कितने चीज़ों को खरीदने के लिए रेडी हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है. एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसे हम बोल देते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. ये हम लॉ ऑफ डिमांड में आगे भी पढ़ेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो इस केस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होगा ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में. और ये दोनों केसेस में होगा, मीन्स एक्चुअली ये सभी केसेस में रहता है. यहाँ पे हमने 2 केस पढ़े हैं अभी, इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का, बट जनरली ये सभी में रहता है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा. उससे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं
हमारी डिमांड को, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक फंक्शन हम अभी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड ले लेते हैं। पहले हम एक इंडिविजुअल डिमांड के बारे में ही इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे ओवरऑल पे, जब कंप्लीट डिमांड की हम बात करते हैं। तो इस फंक्शन को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इट्स डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ गुड एक्स। हम किसी भी गुड एक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको ये डिराइव करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या अफेक्ट करती है किसी भी फैक्टर में, क्या चीज आ जाती है, वो आती है उसका खुद का प्राइस। क्योंकि सबसे पहले कंज्यूमर के माइंड में क्या रहेगा कि उस गुड का खुद का प्राइस कितना है, उसके बेस पे वो ये डिसाइड करता है कि वो उस चीज को परचेज करे या ना करे। सो यहाँ पे हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड एक्स ले लो, या फिर ऐसा करते हैं डिमांड ऑफ एक्स ले लेते हैं। अब ये फंक्शन हो गया, दिस इज पी एक्स। पी एक्स का मीनिंग क्या होगा, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, खुद का प्राइस कमोडिटी का, वो पी एक्स हो गया आपका। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा पी आर। पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको आप एक की जगह पे यूज कर लेते, जैसे टी और कॉफी है, एक नहीं होगा आप दूसरे को यूज कर सकते हो, इन्हें हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड हम यहाँ पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिस केस में दोनों का यूज ही एक साथ होता है, जैसे पेन एंड इंक, ये हमारी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है इनकम। एक पर्सन की इनकम पे भी ये डिपेंड करता है कि वो कितनी गुड्स के लिए डिमांड करेगा और कितने उसको कम कर देगा। तो ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर उस पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका एक्सपेक्टेशंस पे, और फिर हम पढ़ेंगे प्रेफरेंसेस और टेस्ट। इसको आप बुक में टी से मेंशन है। आप किसी भी नेम को अगर यहाँ चेंज करते हो तो आप कर सकते हो, बट उसे आप यहाँ पे शो कर दो कि आप उस पॉइंट से क्या दिखाना चाह रहे हो। जैसे हमने पीआर लिया तो हमने उसको मेंशन कर दिया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें दो पार्ट्स आ गए। सेम वाई से हमने इनकम को मेंशन किया, ई से आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या लग रहा है कि चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे कम होंगे, उसका भी इफेक्ट प्रेजेंट के डिमांड पे पड़ता है। अगर इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी ज्यादा डिमांड क्रिएट करोगे, इन फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाले हैं तो अभी आप डिमांड को क्या करोगे, कम कर दोगे। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस का भी इफेक्ट अभी आ जाता है। लास्ट आ गया हमारे पास टी, ये हो गया हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, वो किन चीजों को ज्यादा परचेज करना चाहता है और किन को कम परचेज करना चाहता है, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो कितनी डिमांड करेगा और कितनी नहीं करेगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड है वो की जाती है। मींस मार्केट में जो भी चीजें कस्टमर्स डिमांड करते हैं वो इन्हीं सब फैक्टर्स से क्रिएट होती हैं। जितने ज्यादा फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे उतनी ज्यादा आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जितने फैक्टर्स नेगेटिव होंगे उतनी आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इन पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्कस करते हैं कि किस पॉइंट का क्या इफेक्ट आता है डिमांड पे। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फंक्शन का पी एक्स, जो है हमारा प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। ये अभी हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड में कि अगर खुद की कमोडिटी का प्राइस ही कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं एप्पल परचेज करने, अब एप्पल्स को आप परचेज करते हो तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कैसे इफेक्ट आएगा, एप्पल का प्राइस 2 है फिर 4 है फिर 6 है, मींस इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दोगे आप, जब प्राइस कम है तो हो सकता है आप 2 kg की डिमांड कर रहे हो, जब प्राइस आपका बढ़ गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आपने 1.5 kg की डिमांड की, जब आपका प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आपने डिमांड को और ज्यादा
कम कर दिया। इट मीन्स हर बार क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इनवर्स रिलेशन है, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इस वे में प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी का डायरेक्टली इफेक्ट आता है आपके डिमांड को बढ़ाने और कम करने पे। अब प्राइसेस के बढ़ने से आपकी डिमांड कम हुई, इट मीन्स किसका इफेक्ट आ गया, प्राइस ऑफ ऑन गुड, उसका इफेक्ट आ गया आपकी डिमांड पे। सो फर्स्ट फंक्शन हमारा यही है कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो सबसे पहला इफेक्ट उस पर आता है उसके खुद के प्राइस का। इसके बाद इफेक्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, जो भी मैंने आपको बताई, सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दोनों तरह की गुड्स हम इसमें पढ़ेंगे, एक आ जाएंगे हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी हम यहां पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या इफेक्ट आता है आपके प्राइसेस पे। हम यहाँ पे दो गुड्स को लेते हैं। इस केस में हमने क्या लिया, टी एंड कॉफी। अब टी और कॉफी दोनों ही बेवरेज हैं, मीन्स पीने के लिए यूज की जाती है। अब टी के प्राइसेस ज्यादा हैं तो टी की डिमांड क्या होगी, कम। जनरली हम ऐसे देख रहे होते हैं, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। तो एक ही चीज का प्राइस और एक की डिमांड नहीं देखनी, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड देखनी है। सो ये कंसेप्ट अब यहाँ पे फॉलो नहीं होगा कि टी के प्राइस में क्या चेंज आया तो उसके डिमांड में क्या चेंज आया। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि टी का प्राइस अगर ज्यादा है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर चाय महंगी हो जाएगी तो लोग किस पे शिफ्ट होने लग जाएंगे, कॉफी पे। तो ऑटोमेटिकली टी के प्राइस का इफेक्ट किस पे आ रहा है, कॉफी की डिमांड पे आ रहा है। इसे रिवर्स कर दो, टी का प्राइस कम हो गया, मीन्स टी सस्ती हो गई, तो इसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब कम हो जाएगी। क्योंकि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी से टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफी की डिमांड पे किस चीज का इफेक्ट आ रहा है, रिलेटेड गुड्स का। क्योंकि कॉफी के प्राइस तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, कम हो रहे हैं ज्यादा, हम तो किसके प्राइसेस पढ़ रहे हैं, टी के। तो टी के प्राइसेस का इफेक्ट किस पे आ रहा है, कॉफी पे। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो। तो इन केसेस में एक का प्राइस दूसरे को इफेक्ट भी करता है। जब एक के प्राइस में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड चेंज हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट में इसमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ यूज होती हैं, जैसे पेन एंड इंक। इसके अलावा आप ले सकते हो कार एंड पेट्रोल। ये इस तरह की गुड्स है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा, तो आपको दोनों को एक साथ ही यूज करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम कार की प्राइस लेते हैं, कार का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कार का प्राइस इंक्रीज होने से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि लोग कार की डिमांड भी कम कर देंगे मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड गिर जाएगी। सो इट मीन्स इसका इफेक्ट पेट्रोल पे आ रहा है। सेम वे में अगर कार के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्या हो रहा है, एक के साथ ही दूसरा यूज हो सकता है। तो एक की डिमांड पे इफेक्ट आएगा, एक के प्राइस पे इफेक्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे इफेक्ट जाएगा। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस केस में प्राइसेस का ज्यादा होना, प्राइस ज्यादा होना मतलब कार महंगी हो जाना, तो महंगी होने से लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड गिर गई। इट मीन्स एक ने दूसरे को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो इस वे में रिलेटेड गुड्स भी कंप्लीटली इफेक्ट करती हैं आपकी डिमांड को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की कितनी इनकम है, उस चीज का इफेक्ट भी पूरा रहता है आपके किसी भी कमोडिटी को डिमांड करने पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि राम हमारा कंज्यूमर है, कोई भी, राम की प्रेजेंट इनकम जो है वो 30,000 है पर मंथ। अब ये इनकम राम की 30,000 से इंक्रीज हो गई 40,000 पर मंथ।
सो इस टाइम जब उसकी इनकम 30,000 थी तो वो डिमांड कर रहा था 10 यूनिट्स की। अब इनकम बढ़ने से क्या हो गया, उसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर आ गई, तो इससे क्या हो गया, उसने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया 10 से 15 पे। अब एक क्राइटेरिया और पढ़ते हैं, उसकी इनकम कम हो गई 30 से 20,000। सो इस केस में क्या हो जाएगा, जब इनकम कम हुई है इसका मतलब इससे भी कम हो गई इनकम, तो डिमांड क्या हो जाएगी 5। सो इट मीन्स कंज्यूमर की इनकम पे कंप्लीटली ये डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले प्राइसेस देखे, सेम वैसे ही इनकम भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे ये डिपेंड करता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ की डिमांड को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, तो वो डिपेंड करता है उसका इनकम लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड क्रिएट करेगा, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वो डिमांड को डिक्रीज कर देगा, उसको भी कम कर देगा।